हेलो एवरीवन, तपस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ब्रिक्स समिट्स जो है, जो अभी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले हैं, वो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे चाइना क्या हासिल करना चाह रहा है, रसिया इससे किस तरीके से इसको यूक्रेन और रशिया के वॉर के होते हुए भी किस तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो एक टाइप का ये जियो पॉलिटिक्स है जो हमें समझना है आज। और बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग द डिटेल, हम ये समझेंगे कि ब्रिक्स बना क्यों, ब्रिक्स बनने के रीजन क्या थे और कौन कौन सी कंट्रियां पहले थी इसमें, और फिर बाद में इसमें कौन से, जैसे साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो उसके ऐड होने के रीजन क्या थे, और कौन सी कंट्रियां हैं जिनके जो अभी उसमें ऐड होने के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। उसको ऐसा समझो कि उनका अब ये जोहान्सबर्ग में या फिर अगले किसी समिट में डेफिनेटली वो ब्रिक्स को ज्वाइन करके ब्रिक्स प्लस बनाएंगे, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी क्या होती है, फिर देखेंगे कि कंटिजेंसी जो फंड बनाया था वो क्या होता है। तो अंडरस्टैंड करेंगे ब्रिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में, और ताकि एक बार इसको ब्रिक्स को हम पढ़ लें तो हमें दोबारा ब्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया के लिए ब्रिक्स और ब्रिक्स को लेके इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है, हम पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो आप सबको एक्रोनिम्स पता ही होगा ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो आप इसको ऐसा समझे कि ये पहले ये था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, यही था पहले। बाद में जाके साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, तो अभी जो है वो ब्रिक्स हो गया। पहले ब्रिक था। तो एक ब्रिक जो है वर्ड जो क्वाइन किया है इन 2001 में गोल्डमैन सैक्स ने उसको, गोल्डमैन सैक्स जो थे वो उन्होंने उसको, इस वर्ड को क्वाइन किया था। इकोनॉमिस्ट थे, क्वाइन किया था इन्होंने। फिर 2001 में इस वर्ड को क्वाइन किया गया कि कैसे जो है इकोनॉमी को, डेवलपिंग इकोनॉमी को अलग तरीके से एक ग्रुप बनाना चाहिए, और एक टाइप का जो है वो G7 या G9 G8 जो हुआ करता था उससे अलग हो। तो उसको लेके एक ब्रिक्स की उत्पत्ति हुई थी। ओरिजिन समझ लीजिए आप, जेनेसिस समझ लीजिए ब्रिक्स का, ये है। फिर ब्रिक्स की जो इतने सालों की जो संघर्ष थी, 2001 से लेके 2009 में जाके वो फुलफिल हुई, जब फर्स्ट फॉर्मल समिट हुआ 2009 में। तो आप उसको ध्यान रखें कि 2009 में पहला फॉर्मल समिट हुआ। फॉर्मल समिट समझ रहे हैं कि उसका मतलब ब्रिक्स जो है वो ऑन पेपर आ गया, कि फॉर्मल समिट्स हो गए, लोग उनके जो अलग अलग जो जगह के जो उनके मुखिया है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे जाके विजिट करना स्टार्ट किया। दिस समिट फोकस, और ये समिट, पहला समिट फोकस क्या करता है, दिस समिट फोकस करता है इम्प्रूविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस। इकोनॉमी को लेके ही बना था। इंटर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो या तो पॉलिटिकल हो, या तो इकोनॉमिकल हो, या तो कल्चरल हो, या फिर किसी बेस पे बनेगा। तो इसका मेन थीम था इकोनॉमिकल सिचुएशंस को हैंडल करना, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस को, एंड रिफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और दूसरा इसका काम था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना। अब इसका रीजन मैं बताऊंगा कि IMF वर्सेस NDB क्यों हुआ, या फिर कोई अदर कंट्री का जो लोन का जो प्रोसीजर है वो ब्रिक्स को फुलफिल, या ब्रिक्स के कंट्री को उतना ईजिली लोन प्रोवाइड नहीं करता था। जैसे वेस्टर्न डोमिनेटेड या EU डोमिनेटेड जो IMF है, वो आपको जब लोन मांगने जाते हो तो बहुत सारे उसके अलग अलग अपने आपको समझ ही रहे हो कि हर्डल्स मिलता है अपने को। तो क्यों ना एक ब्रिक्स जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपना एक अलग बैंक बनाए, और फिर उसको इस तरीके की जो ज़रूरत के समय पे उसको लोन प्रोवाइड, ईजिली लोन प्रोवाइड करे अपने मेंबर्स को। तो उसको लेके नेशनल डेवलपमेंट बैंक की भी उत्पत्ति होगी, अब देखेंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद। इन 2010 साउथ अफ्रीका को ऑफिशियली, 2010 में साउथ अफ्रीका जो ऑफिशियली मेंबर बन गया ब्रिक्स का। तो आपको याद रखना है कि 2009 में फॉर्मल समिट हुई थी, और 2010 में इसकी जो है वो अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया। अब उसको देखना यह है कि करेंटली अब अभी क्या हो रहा है। तो ये तो आपका ये हो गया। इसमें करेंटली जो आप देखेंगे कि 40 मेंबर जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 मेंबर्स ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। सो उसमें से 19 ऑलरेडी मतलब एप्लीकेशन भी सबमिट कर दिए हैं। 40 जो है वो ज्वाइन करने का इच्छा जताए हैं, और उसमें से 19 जो है वो ऑलरेडी
आप समझिए कि वो एप्लीकेशन एक टाइप का डाल चुके हैं कि अब इनका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये 19 ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब इनके चांसेस ज़्यादा हैं। क्या है इनके चांसेस हैं कि ये ब्रिक्स को कभी भी ये मेंबर्स बन सकते हैं। हो सकता है जोहान्सबर्ग की डिक्लेरेशंस में ही ये बन जाएं। तो आपको वो ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना को बैक करता है चाइना, ईरान और रसिया का अच्छा संबंध है। सऊदी अरेबिया और ईरान की जो भी डिफरेंसेस थी वो चाइना ने अभी फ़िलहाल सबमिट उसको एक मीडिएटर बन के ख़त्म कर दिया है। तो ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स भी समझना है कि रसिया, चाइना, ईरान का जो एक अच्छा रिलेशन है, रसिया, चाइना और ईरान का, तो वो चाहेगा कि उसके मेंबर्स जो उनके फेवर में हो वो ब्रिक्स को ज्वाइन करे। तो देखेंगे जैसे यूएई भी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मेंबर है इंडिया के साथ, उसका अच्छा संबंध है। तो हर वो कंट्री जिसके संबंध अच्छे हैं या फिर जो उसमें आके दूसरे कंट्री को सपोर्ट करे, वो चाहेगा कि उसके फेवरेबल कंट्री उसको ज्वाइन करे। सॉरी। सो नेशनल डेवलपमेंट बैंक, तो यस, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस आईएमएफ का एक कंसेप्ट चलता है कि ये जो आईएमएफ है, वो आईएमएफ जो है वो आप सबको पता होगा कि वेस्ट डोमिनेटेड और यूरोपियन डोमिनेटेड एक टाइप का वो है कि फाइनेंसिंग की, वो फाइनेंस देता है। तो आप ये समझो कि जब भी ऐसा कुछ होगा कि मान लो कि एशियन कंट्री इस टाइप का, या फिर यूरेशिया समझ लो कि रशिया जो है वो एशिया और यूरोप का भी पार्ट है। तो इस टाइप की अगर लोन की डिमांड करते हैं तो वेस्ट उसको अटेस्ट करेगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा उसको, वेस्ट जो है उसको अटेस्ट करेगा, उसको देखेगा, प्रोज एंड कॉन्स चेक करेगा, फिर बहुत सारे हर्डल्स होंगे तब जाके वो लोन पास करते हैं। आईएमएफ की बात कर रहा हूँ जिसमें मोस्टली यूएसए और जो अदर कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यूके वो स्ट्रांग है उधर। तो वो उसको आईएमएफ को चैलेंज करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक की उत्पत्ति की गई कि भाई हम तुम पे डिपेंड नहीं रहेंगे, इतना डिपेंड रहेंगे कि तो फिर हो जाएगा कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बूस्ट करना चाहता हूँ, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में सुधारना चाहता हूँ, और फिर हमें उस टाइप की चीज़ें में प्रॉब्लम हो। जैसे अभी श्रीलंका का आप सबको पता है कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आईएमएफ कैसे उसके ऊपर चेक रखा है कि पहले ये स्टेप फॉलो करो, फिर तुमको इतना लोन, फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट पे इतना लोन। तो आप समझ सकते हैं एक टाइप का एक चेक लगा रखा है कि इफ़ यू विल परफॉर्म दिस टाइप ऑफ स्टेप देन वी विल गिव दी एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा मनी, आपको जो भी वो उधार दे रहे हैं या फिर जो भी आपको लो इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। तो वो उसको इस टाइप का चेक रखता है। आप भूलिएगा नहीं, जब इंडिया के पास 90 के दशक में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था, तो उस समय में क्या किए थे, इस समय में आईएमएफ ने भी अपने को बोला था कि आप अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो, तब जाके मैं आपको लोन दूंगा। तो आप सबको याद होगा वो चीज़, तो हमें भी पता है। तो आईएमएफ वो चीज़ है, वो उस टाइप की चीज़ें करता है। तो उसको चैलेंज करने के लिए, उसको उसकी जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसको कम करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक की उत्पत्ति हुई, जेनेसिस हुआ उसका, और वो 2014 में एनडीबी बना। अब ये एनडीबी में भी बहुत सारे अदर कंट्री, ऐसा नहीं है कि केवल ये 5 कंट्री हैं, बांग्लादेश भी है, इजिप्ट भी है, यूएई भी है, उरुगु है। तो ये बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है, इंक्लूडिंग यूएई। सो यूएई भी ज्वाइन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीबी जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। अगर मान लो कि आईएमएफ लोन इस तरीके से मना करता है तो लोग कोशिश करेंगे कि एनडीबी के पास जाए, तो इसलिए एनडीबी का मेंबर बनना सही समझते हैं। और इसमें यह है कि वो वेस्ट डोमिनेटेड है, और ये जो है वो जो सिचुएशनल चीज़ें क्रिएट होती है उसके बेस पे लोन देते हैं कि उसका नॉर्मल, उसका जो थीम है कि आप ये समझो कि कोई कंट्री किसी चीज़ से, इकोनॉमी से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में उसका मदद करना दूसरे कंट्री का एक टाइप का एक जिम्मेदारी बन जाता है। अब उसकी शर्तें अलग हो सकते हैं, आप कौन से शर्तों पे दे रहे, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप स्टेप 1 2 3 4 4 5 फॉलो करोगे देन वी विल गिव यू लोन। तो अलग कंसेप्ट है। तो उसको देख के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जो वो मेंबर्स बनने के लिए इच्छुक हैं, और एनडीबी में तो बन भी रहे हैं। और आपको पहले भी बता दिया कि जो अपना ब्रिक्स है उसमें 40 कंट्री जो है वो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 40 कंट्री जो है उन्होंने मेंबर बनने के लिए एक टाइप का वो किया है, अपना इच्छा जताई है। 19 उन्होंने फॉर्मल उसमें ज्वाइन करने के लिए लेटर दिया है। अब ये जब एनडीबी बना
तो एनडीबी बना तो उसमें डेफिनेटली पैसा लगा होगा। तो पैसा चाइना ने 41 बिलियन लगाया यूएसडी डॉलर, इंडिया और बाकी इंडिया, ब्राज़ील और रसिया ने 18 बिलियन लगाया ईच, ठीक है। और बाकी जो है साउथ अफ्रीका जो है वो 5 बिलियन लगाया यूएसडी डॉलर में। टोटल 100 बिलियन डॉलर्स का इसकी जो है वो एक टाइप की कैपेसिटी हो गई इस बैंक की। तो उसको आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि हेडक्वार्टर जो है ब्रिक्स की वो शंघाई में है हेडक्वार्टर, और इंडिया ने 3 बार होस्ट किया है इसको, 3 टाइम्स, 4th वाला, 8th वाला, 13th वाला। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया होस्टेड ब्रिक्स, तो 13 टाइम्स। 14th वाले में जो हुआ है वो चाइना में हुआ है, और 15th वाला अभी होने वाला है साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्चुअल डेटा अबाउट ब्रिक्स। सो अब हम डिटेल में जाएंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और हर जगह पे जब भी ऐसा कुछ होता है तो ज्वाइंट डिक्लेरेशंस होते हैं, आपको ये याद होगा, एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन टाइप का सबमिट होगा। इस पे रिजल्ट क्या आया इस सबमिट का, तो वो होगा। तो इस बार जो होगा उसका नाम होगा जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, क्योंकि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में एक जगह है, इसीलिए इसको ये बोला जाएगा। तो उसको आप इसको ध्यान में रखिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रिक्स जो है इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया क्यों है। तो देखते हैं क्यों है। अब ये ब्रिक्स इसेंशियली ए मूवमेंट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी एंड दस गिव सैलियंस टू इकोनॉमिक इशू, ठीक है। तो ये एक टाइप का इकोनॉमिक इशू के ऊपर ही बना था, जो कि मैंने आपको समझाया। बट गिवन दी जियोपॉलिटिक्स फ्लक्स स्पेशली, अब ये क्या है कि रसिया वर्सेस यूक्रेन होने के बाद ये पहली बार ऐसी मीटिंग होगी, क्योंकि बीच में आपको पता ही है कि कोविड आ गया था। तो 2020 और 21 अप्रॉक्सीमेटली ख़राब ही हो गया था। फिर 22 की समिट चाइना में हुई। अभी जो 23 की समिट हो रही है, इसमें पहली बार ऐसा होगा कि सारे जो लोग हैं वो आमने सामने आएंगे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये रसिया इंडिया पहली बार सामने सामने आएंगे, और रसिया चाइना भी पहली बार आएंगे। फिर इंडिया चाइना तो इससे पहले मिले हैं, ऐसा नहीं है कि मिले हैं, कि बाली वाली में समिट में मिले हैं और एससीओ में भी मिले हैं, लेकिन उससे उतना ज़्यादा, मतलब क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा थे, नंबर ऑफ़ कंट्रीज ज़्यादा थे, तो उसमें इतना ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं पाया था। तो इस बार अच्छे से डिस्कशन होगा, बायलैटरल डिस्कशन भी होगा। तो एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट इस बार फेस टू फेस होने वाला है, तो अपने को ये याद रखना है। तो ये फिर दूसरा बात ये है कि ये कह रहे कि ये केवल यही दिक्कत नहीं है कि ये ब्रिक्स जब सबमिट होगा तो वेस्टर्न कैपिटल्स इसको देखेंगे, वॉच करेंगे क्लोजली कि भाई होने क्या वाला है। समझ रहे ना आप कि मतलब ये रसिया और यूक्रेन के बाद ये लोग जो, और चाइना और इंडिया का जो लगातार चल रहा है बॉर्डर पे डिस्प्यूट, जो कि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स आया नहीं है। अभी जाने से पहले 19th लेवल का टॉक हुआ है मिलिट्री के अंदर, और कुछ पॉजिटिव साइंस आए हैं। लेकिन ये है कि वेस्ट उसको देखना चाह रहा है, कि वेस्ट जो उसको देखेगा कि चाइना जो है वो रसिया को लेकर कितना लीनियंट है, और इंडिया जो है रसिया को लेकर कितना लीनियंट है, और ये लोग कौन सा डिक्लेरेशन, किस चीज़ को लेके डिक्लेरेशन में क्या लिखते हैं। तो ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि वेस्ट एक टाइप का नज़र गड़ा रखा है। फिर द ब्रिक्स जो 15th है, ये 15th ब्रिक्स समिट जो है comes an important geopolitical and geo-economics movement. This is the first in-person summits. Yes, first in-person वाला पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। This is also the first in-person in meeting. So Russian invasion, ये भी समझा दिया मैंने आपको कि एक टाइप का देखेगा कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो, उसका शैडो जो है वो ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर, फूड के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, फ्यूल्स के ऊपर पड़ रहा है। तो उसके ऊपर इंडिया का कैसा कदम होगा। जैसे अगर आप रसिया और उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो गया है, फ्यूल्स ये भी दिक्कत में, आप फर्टिलाइजर्स, तो ये 3 F जो है, F3 जो है उसका इम्पैक्ट, और ये वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट, ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे ये लोग आपस में इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, या फिर इंडिया रसिया को किस टाइप का संदेश देना चाहेगा, इसके लिए भी एक टाइप का प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए कि किस तरीके से इंडिया उसके बारे में सोचे। और या जो अदर कंट्री यूएसए EU जो सोच रहा है कि कैसे रसिया को आइसोलेट करे, उसके ओर में ये कदम बढ़ाएंगे, या फिर कुछ बैलेंस अप्रोच रखेंगे, तो वो देखना है।
उसके बाद इसीलिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जो सोशलिस्ट चुन के आए हैं ब्राज़ील में से, उसको आपको पता ही है कि पुराने वाले को हार गए बोल्सोनारो, और अभी जो है वो लूला डी सिल्वा, लूला जिसको बोलते हैं हम लोग प्यार से, तो वो लूला साहब जीते हैं। तो देखेंगे कि ब्राज़ील वाले किस तरीके से काम करते हैं। अब क्या है, इससे इंडिया क्या सीखे, इंडिया को क्या मिल रहा है, फॉर इंडिया हमें क्या बेनिफिट है और हमारे लिए क्या हर्डल्स हैं इस ब्रिक्स समिट से, तो हम देखेंगे। तो हमारे लिए क्या है वो देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट इन पर्सन समिट सिंस मिलिट्री स्टैंड अप। चाइना के साथ जो हमारा मिलिट्री स्टैंड अप हो रहा है, तो उसको लेके हमारा चाइना वर्सेस जो इंडिया है, चाइना वर्सेस इंडिया, कहाँ पे, बाउंड्री पे जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसको लेके हमारे लिए है कि हम 2020 के बाद जो हमारा वहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ था, उसके बाद लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जिनपिंग जी कभी मतलब आमने सामने इतना फेस टू फेस आए नहीं, ठीक है। ऑल दो कि मैंने आपको बताया कि एससीओ की मीटिंग में मिले ब्रिक्स, और उसके बाद G20 वाले में भी जो थे वहाँ पे बाली समिट में भी मिले, लेकिन इन दोनों में ग्रुप बड़ा था, तो डिस्कशन तो हुआ, हाई हेलो हुआ, लेकिन उसमें जो एक होता है ना कि डिप्लोमेसी में कि इफ़ यू टॉक मोर, सो अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सुलझने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इफ़ यू गिव लेस टाइम तो डेफिनेटली आप हाई हेलो ही करोगे कि यस आपकी कंट्री में सब सही चल रहा है, मेरे कंट्री में सब सही चल रहा है, ओके ये वी हैव ए प्रॉब्लम बट वी विल टॉक लेटर, ये होता है। सो इसमें तो ये हो गया कि उसमें टाइम ही नहीं मिला। इस बार टाइम मिलेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ कंट्री कम है, 5 मेंबर हैं, तो आपको आराम से टाइम मिलेगा, बायलैटरल टॉक्स भी कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर सकते हो। सो कुल मिला के इंडिया चाइना को के ये एक स्टैंड है कि इस बार आप जो भी आपके सिचुएशन हैं LAC के ऊपर, क्योंकि 1 लाख सोल्जर जो है दोनों बाउंड्री के इस साइड हैं, तो बहुत बड़ा जो है स्टैंड ऑफ है बाउंड्री के ऊपर। और भी रीजन है, क्यों, क्योंकि अगर हम G20 की समिट देखते हैं जो कि सितंबर में होने वाला है, G20 का समिट सितंबर में होगा, इंडिया में होगा, दिल्ली में। सो अगर अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए कॉरपोरेशन, तो रशिया और चाइना का कॉरपोरेशन चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। रशिया इवन चाइना तो लैंग्वेज को लेके जो वासुदेव कुटुंबकम है उसको लेके भी कि आप इसका यूज नहीं कर सकते, उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था अभी बीच में फिलहाल में। तो इन दोनों का ये है, इंडिया वांट्स मोर कोऑपरेशन फ्रॉम चाइना एंड रशिया आर ब्लॉकिंग डिस्कशन एंड कॉमन लैंग्वेज फॉर द लीडर डिक्लेरेशन टू रिलीज ऑन समिट ऑन सितंबर 1920। तो 9 और 10 का जो डिक्लेरेशन होने वाला है, समिट होने वाला है G20 का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को रशिया और चाइना का सपोर्ट मिले G20 का, तभी जाके हम एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर लिखता है कि मिस्टर मोदी माइट यूज द फॉर्म, इस फॉरम को यूज कर सकता है इंडिया, किसके लिए यूज कर सकता है, यूक्रेन के लिए कर सकता है, एक संदेश की वर्ल्ड में पीस होना जरूरी है। हमारा रशिया के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन हमें ये कहना जरूरी है बैलेंस वे में, और हम हमेशा कहते आ रहे हैं डिप्लोमेसी तो इसी का स्टाइल है कि आप अपनी बात रखें, सामने वाले को दर्द भी ना हो, इस तरीके से रखें। तो यूक्रेन के टॉपिक पे हमें बोलना जरूरी है। फिर क्लाइमेट चेंज को लेके कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके कि किस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री का हिस्से का जो भी होना चाहिए वो फाइनेंस नहीं दे पाती है। उसके बाद डेट फाइनेंसिंग के ऊपर में बात करेंगे, जैसे चाइना का डेट फाइनेंसिंग ट्रैप है एक टाइप का, उसके ऊपर बात करेंगे। और वो ऐसे नहीं होता है कि चाइना का डेट फाइनेंसिंग जो है वो एक टाइप का ट्रैप है, लेकिन हम उसको अलग वे में बोलेंगे कि डेट फाइनेंसिंग किस तरीके से अदर कंट्री के ऊपर हो सकता है, रेदर देन कि आप उसको एक ट्रैप में घसीट लो, तो उसको आप समझें। तो इंडिया इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से भी यूज कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। मैंने आपको बता दिया कि एंड में जब समिट होता है तो एक डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन नॉट ओनली, अब रसिया के साउथ अफ्रीका के लिए डेंजरस है कि रसिया प्रेसिडेंट जो है उसको ICC ने उसके अगेंस्ट वारंट निकाल रखे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, और जो ICC का जो सिग्नेटरी है वो साउथ अफ्रीका, तो डेफिनेटली उसके कानून वहाँ लागू हो जाएंगे। तो एग्जेम्पशन दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो नहीं आएंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सर्गे लैवरोव वो आएंगे वहाँ पे, और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे पुतिन साहब वो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अवेलेबल होंगे। तो ये मोटा मोटी ये बात था। फिर द मैसेज फ्रॉम द इन्विटेशन इज क्लियर, पीच फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड इन कम टुगेदर इकोनॉमिक इशू। यस, तो ये एक इकोनॉमिक इशू को लेके है। तो आप इकोनॉमिक इशू को, अब सबको पता है कि एक्सपोर्ट जो है अभी सारे वर्ल्ड का जो है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है। तो हमें वो बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके है जो इकोनॉमिक है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बैलेंस होगी।
तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या है, और क्या है कि ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच, इसने थीम जो रखे हैं, इनका थीम जो है वो ये है कि इस बार का ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच है। ब्रिक्स प्लस तो आपको मैंने बता दिया, ब्रिक्स प्लस में क्या है कि ब्रिक्स को कंट्री को बढ़ाना है, तो उसको लेके है। फिर ये दिखा रहे हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी बैंक, रिजर्व एज एन अरेंजमेंट ऑफ फॉर करेंसी एंड आरडीए वैकेंसीज। तो ये इसमें ये है कि एनडीवी के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट फॉर करेंसी। तो यही होता है कि पिछले बार चाइना ने इसको अपने समिट में डाला था, लेकिन इस बार उसके ऊपर बहस नहीं होगी, तो इस पर राइटर ये कहना चाह रहे। फिर वैक्सीन्स, कोविड के समय में आपस में सारे ग्रुपिंग मिलके वैक्सीन्स को लेके काम किए हैं, तो वो मोर ब्रॉडली क्या कहना चाह रहे हैं, इट इज सीन एज अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव टू G7। तो मैंने आपको G7 वर्सेस जो ब्रिक्स है वो भी बता दिया। तो G7 में जो डेवलप कंट्री है वर्सेस जो है ये ब्रिक्स कंट्री है, तो उसको लेके एक टाइप का ये है कंट्री क्लब। मोर देन 40 कंट्री है बिन, अब मैंने ये बता दिया, इंटरेस्ट दिखाया है। अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इनके तो चांस हैं इस बार के शायद ऐड हो जाए। सो व्हाट एल्स इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस। सो ये बोल रहे हैं कि इंट्रा ब्रिक्स जो है उसको लेके बात करेंगे। इंट्रा ब्रिक्स आप समझ रहे हैं। सो इंट्रा ब्रिक्स मतलब ये हो गया कि जो ब्रिक्स, एक सेकेंड, सो इंट्रा ब्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो आपस में जो ट्रेडिंग करना है, ब्रिक्स कंट्री आपस में जो ट्रेडिंग करेंगे वो उसको लेके है एक टाइप का कि एक नेशनल करेंसी हो और आपस में उसको, और ये एक्चुअली डॉलर को रिप्लेस करने का और उसको डॉलर को, एक डॉलर को चैलेंज करने का तरीका है। लेकिन सारे कंट्रीज में सहमत अभी है नहीं, तो इसको लेके ज़्यादा बड़ी बातें हो नहीं रही है। साउथ अफ्रीका विच है चूजन थीम, इस बार साउथ अफ्रीका जो थीम चूज किया है वो ब्रिक्स एंड अफ्रीका। आप इसको याद रखिएगा, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलेटेड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म फॉर द ईयर, ये इन्होंने इस बार रखा है। इंडिया ऑफिशियल विल ऑल्सो लुक फॉर द लैंग्वेज प्रपोज बाय चाइना। अब इंडिया भी देखेगा कि ये इस बार जो है उसका लैंग्वेज किस तरीके का लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि इंडिया ऑफिशियल विल ऑल्सो लुक आउट द लैंग्वेज प्रपोज बाय चाइना फॉर द बिगेस्ट इकोनॉमी इन ग्रुपिंग। सबसे बड़ी इकोनॉमी इसमें ग्रुपिंग में है चाइना, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। टू प्रमोट बीजिंग की इनिशिएटिव लाइक, वही मैंने बताया कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसको लेके, और न्यू ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GDI जो है उसको लेके ब्रिक्स क्या सोचती है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया है, और इंडिया ने इसको पहले ही रिफ्यूज कर दिया है SCO के समिट में कि आपके बेल्ट रोड इनिशिएटिव और जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसका इंडिया पार्ट नहीं होगा। और इंडिया उसको सबके सामने ये रखने की भी कोशिश करता है कि इंडिया की फाइनेंसिंग जो है, जो वर्ल्ड को देता है इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्री हैं और जो लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है उसको जब हम लोन देते हैं, या फिर जो श्रीलंका को बोलें या फिर मालदीव को बोलें, जो हम लोन का हमारा स्ट्रक्चर देने का तरीका है वो बिल्कुल जो हमारा लोन देने का तरीका है चाइना से वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा फ्रेंडली लोन होता है और इनका जो है एक ट्रैपिंग लोन होता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करके। सो लोन स्ट्रक्चर देने में दोनों में अंतर है, तो उसको भी है, इंडिया जो है उसको भी एक टाइप का डिप्लोमेसी के थ्रू यूज करना चाहेगा कि हमारा जो है जो लोन देने का स्टाइल है वो अलग है और हम अलग तरीके से काम करते हैं। तो एक टाइप का इंडिया के लिए वो हमेशा जो है, जो नेबरिंग कंट्री हैं और अदर कंट्री हैं वो डेफिनेटली रेस्पेक्ट करती है, चाहे मालदीव्स हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इवन बांग्लादेश हो। तो उसको लेके हम हमेशा जो है एक फ्रेंडली लोन की बिलीव करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। हमारा ये नहीं होता कि हमें उससे बहुत कुछ कमाना है, ठीक है। ऑल दो उसका रिपरकर्सन ये होता है कि कुछ गवर्नमेंट उसको जो है इंडिया को रिलीफ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रिलीफ की वजह से उनको इस टाइप का देते हैं। संकट के समय में हम अपने नेबर्स का हमेशा कोऑपरेटिव एटीट्यूड दिखाते हैं कि पहले हमारा नेबर खुश होगा तो हम भी खुश रहेंगे। तो हमारे इंडिया की सोच ऐसी है। तो एक आइडियोलॉजी आपको याद रखना है कि इंडिया, अगर आपसे पूछे तो इंडिया की आइडियोलॉजी इस टाइप की है, लेकिन चाइना की अलग है। चाइना को तो है कि एक्सपांड करना है अपनी इकोनॉमी को, इसीलिए वो हर को लोन देगा। आप पाकिस्तान का देख लीजिए, उसकी क्या हालत हो रखी है। तो उस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो डिटेल में नहीं जाना चाहते थे। दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक्स। और ब्रिक्स से हमें ये समझना है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के पास एक मौका है
कि इंडिया जो है इसको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या फिर चाइना को काउंटर करना हो या चाइना से डिस्प्यूट जो है अपने बाउंड्री को लेके उसको ऊपर बात करना हो, या रसिया को एक फॉर्मल सॉफ्ट मैसेज देना हो कि यूक्रेन की जो चल रही है उसको धीरे धीरे आप ख़त्म करो, या फिर उसको एक मीडिएटर करने की कोशिश करे, कैसे उसको ब्राज़ील कैसे यूज कर सकता है। ब्राज़ील फायर्ड, अभी आपको पता है कि ब्राज़ील में अभी लगातार जो अमेजन को लेके है, और फिर सरकार चेंज हुई तो एक अच्छे कदम उठा सकते हैं। तो इन सारे कंट्रियों के ऊपर इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रसिया का रिलेशन आपने देख लिया, चाइना के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा रिलेशन है इंडिया, उसमें साउथ अफ्रीका को G20 में जो है वो कह रहा है कि इंडिया G20 में AU को, अफ्रीकन यूनियन को ऐड करो, सबसे रिक्वेस्ट किया है। तो अफ्रीका के साथ अच्छा टाइप करने की इंडिया कोशिश कर रहा है, और ब्राज़ील के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे। तो इंडिया इस सब चीज़ों को अच्छा करने का, डिप्लोमेसी यूज़ करने का एक अच्छा मौका है इंडिया के पास, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और बात रही इसमें शेयर की, तो मैं आपको मुझे बताना भूल गया कि इसमें जितने भी पैसे लगे हैं उसमें सबका जो शेयर है 1 2 3 4 5 सबका 20% है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री जिसमें चाइना ने ज़्यादा दिया तो उसका 40% हो जाएगा, तो नहीं, इसका शेयर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर दी शेयर होल्डर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो NDB में सबका 20% है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक्स। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। हैव ए नाइस डे।